आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को लेके उनको सजा सुनाई गई है, लेकिन कंटेम्प्ट उनको दोषी ठहराया गया, लेकिन अभी तक सजा सुनाई नहीं गई है। आज दिन भर उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होती रही और सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने बड़ी मजबूती के साथ कहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं दया की भीख नहीं मांगने वाला हूं। अदालत ने उनसे पूछा कि आप अपने फैसले पर रिकंसिडर कर सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, मैंने काफी सोचा है और अदालत अगर हमको समय देगी तो शायद अपना वक्त ही बर्बाद करेगी। लेकिन फिर भी अदालत ने उनको 2 दिन का वक्त दिया है। अब हो सकता है सोमवार को इस पूरे मसले पर सुनवाई दोबारा हो और शायद अदालत उनके ऊपर किसी तरीके की दंड दे सकता है। लेकिन इसने एक नए तरीके की डिबेट को इस देश के अंदर शुरू कर दिया है। क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, क्या हिंदुस्तान की जुडिशरी इतनी कमजोर है कि किसी ट्वीट की वजह से वो संस्थान हिलने लगता है? क्या हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज, क्या वो इतने कमजोर हैं कि किसी एक आलोचना को सुनने के लिए उनके अंदर मादा खत्म होता जा रहा है? और क्या वाकई प्रशांत भूषण ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के संविधान की जो बुनियादी मूल्य है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन तमाम सवालों में बातचीत करेंगे हम योगेंद्र यादव जी से, जो प्रशांत भूषण के बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं और जब प्रशांत भूषण को सजा सुनाई गई उसके बाद से लगातार वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, उसके पहले से भी आवाज को बुलंद करते रहे। उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद उससे पहले छोटी सी अपील, सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए। इसके लिए हमें आपके तमाम दर्शकों के सहयोग की जरूरत है। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें अगर आर्थिक सहयोग देंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी, न केवल हमें बल्कि पत्रकारिता को स्थापित करने के लिए भी। और अब बातचीत शुरू करें। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, जिस तरीके से आज अदालत के अंदर बहस शुरू हुई और जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि हम भीख मांगने नहीं आए हैं, न मैं भीख की अपील करता हूं, हालांकि उन्होंने गांधी जी का उदाहरण देते हुए बात कही थी, लेकिन बात बिल्कुल स्पष्ट थी। क्या कहना है आपका? शुरुआती बात हम यहां से करते हैं कि क्या पिछले 1 महीने में इस देश की अदालत, न्यायपालिका की इज्जत घटी है? ईमानदारी की बात यह है कि घटी है। आज से 1 महीना पहले इस देश के सुप्रीम कोर्ट की जो भी इज्जत थी, ऊंची नीची, हर एक के अपने अपने असेसमेंट हो सकते हैं। क्या आज उस 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट जहां भी था उससे 2 कदम नीचे है या 2 कदम ऊपर है? उत्तर आपको साफ मिल जाएगा, सड़क पे मिल जाएगा। देश के हर हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट के अंदर सब तरफ लोग खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इज्जत घटने का कारण क्या है? बड़ी साधारण सी बात आप सोचिए। मान लीजिए मैं सड़क चौराहे पे जाके अपने कपड़े उतार दूं। आप पत्रकार हैं, वहां खड़े हैं और आप रिपोर्ट कर दें योगेंद्र ने अपने कपड़े उतारे, और प्रशांत भूषण खड़े हैं, वो कह रहे हैं हाय ये कैसा काम किया, इतना बुरा काम किया। अब आप बताइए इसमें अवमानना किसने की? जिसने कपड़े उतारे उसने, जिसने रिपोर्टिंग की उसने, या कि जिसने टिप्पणी की उसने? इस देश के चीफ जस्टिस शनिवार के दिन कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अपने ही केस में बैठ के हियरिंग करते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं कि गोगोई जैसा ईमानदार इस देश में ना हुआ है ना होगा, और जिसके बारे में देश भर में, दुनिया भर में थू थू होती है उस चीज के बारे में, और उस पे प्रशांत भूषण कहते हैं तो बहुत बुरा काम किया। बताइए किसने इज्जत ली सुप्रीम कोर्ट की? इस देश के दूसरे चीफ जस्टिस माननीय दीपक मिश्रा जी इस तरह से केसेस को अलॉट करते हैं कि उन्हीं के 4 साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश के नागरिकों को हम बताना चाहते हैं इस तरह से काम हो रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव के इशारे पे हो रहे हैं। अब बताइए, प्रशांत भूषण कहते हैं बुरा हुआ, इज्जत किसने खराब की? मैं समझता हूं सारे तर्क को सर के बल खड़ा किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने तो वो कहा जो सच था, जो न जाने कितने लोग कह रहे थे, देश के कितने चीफ जस्टिस ये बात कह चुके हैं, कितने जज ये बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि प्रशांत भूषण का कहना इतना क्यों चुभता है? कहीं सच इतना कड़वा तो नहीं है कि चुभ रहा है?
बिल्कुल। अपने दर्शकों को मैं सबसे पहले वो बता दूं, जो प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया था और जिस ट्वीट की वजह से उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और आज कोर्ट ने ये भी कहा, जब सवाल को उठाया गया कि जो लोग इस बात को दोबारा कहेंगे वो अखबार हों, उनके साथ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। मैं रिपीट करता हूं, अंग्रेजी में मेरे पास है लेकिन मैं उसको हिंदी में तर्जुमा करता हूं क्योंकि बातचीत हिंदी में हो रही है। जो प्रशांत जी ने 2 ट्वीट किया था, एक, जब भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखेंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट कर दिया गया, तो वे विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका। दूसरा उनका ट्वीट है, जब नागरिकों को न्याय तक पहुंचने के लिए उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में रखते हैं और चीफ जस्टिस ने हेलमेट या फेस मास्क खुद नहीं पहुंचते हैं। ये 2 ट्वीट है जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरा है और उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई है, उनको दोषी करार दिया है और अब उस पर उनको सजा सुनाई जानी, जिस पर आज बहस हुई है। मेरा सवाल यह है कि आज अगर हम और आप इसको दोहरा रहे हैं तो क्या हम लोग भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का? जैसे हमारे वरिष्ठ साथी आनंद जी ने हमें जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नारा आज दोहराया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। मैं आपके कार्यक्रम पे पूरी गंभीरता के साथ शब्दशः उस बात को दोहराता हूं जो प्रशांत भूषण ने कही है। अगर ये कंटेम्प्ट है तो हुजूर कीजिए, मेरे विरुद्ध ठीक वही कार्रवाई कीजिए। मैं न सिर्फ दोहराता हूं बल्कि उसका समर्थन करता हूं। गजब है। अरे आप लेखक हैं, आपने किताबें लिखी हैं, क्या संभव है कि कोई भी व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र का इतिहास लिखे और पिछले 4 साल से जुडिशरी में जो कुछ हुआ है उसके बारे में टिप्पणी ना करे? जस्टिस गोगोई की कोर्ट में क्या हो रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले पे, उसमें टिप्पणी नहीं करेगा। जो जज रिटायर होने के तीसरे दिन बाद राज्यसभा की मेंबरशिप ले लेता है, उस पर टिप्पणी नहीं करेगा वो व्यक्ति। कैसा इतिहास होगा इस देश का अगर ये चीजें न लिखी जाए तो। तो इसमें जो मजे की बात ये है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पे लंबा 108 पेज का ऑर्डर इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत जी के मोटरसाइकिल वाले ट्वीट के बारे में लंबी टिप्पणी करता है, तथ्यों का काट देता है। प्रशांत जी ने कहा था आपने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में रखा है, उन्होंने ये नहीं कहा था एक भी केस नहीं हुआ है, उन्होंने कहा था लॉकडाउन मोड में है। जैसे जब देश में लॉकडाउन था तब भी देश में दूध की दुकान चलती थी, पनवाड़ी कुछ चीजें चलती थी, पर देश लॉकडाउन मोड में था। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा गिनवाता है कि कितने केसेस हमने किए और गिनवाते गिनवाते अगस्त तक के केस गिना देता है, जबकि ट्वीट है जून के महीने का। आप उस सबको तर्क की काट देते हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन जो दूसरी ट्वीट है जिसमें प्रशांत भूषण 4 जजों का नाम लेते हैं, हर एक का मिसकंडक्ट गिनाते हैं और उनके बारे में उन्हीं के साथी क्या कह रहे थे वो बात बताते हैं, माननीय जज साहब उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते। अरे ये तो पहले कह दीजिए प्रशांत भूषण तुम झूठ बोल रहे हो, गोगोई जी ने कोई अनियमितता नहीं की थी, दीपक मिश्रा जी ने कोई गलत काम नहीं किया था, आप कहिए तो। वो नहीं कहेंगे क्योंकि और अपने जजमेंट में कहते हैं कि ये बात सच है या नहीं है, ये अप्रासंगिक है। गजब बात। अरे आप मुझे चोर कहें, उसमें मैं चोर हुआ या नहीं ये अप्रासंगिक है। आपने मुझे चोर कह दिया, अगर आपके पास प्रमाण है मेरे चोर होने का तो फिर किसकी अवमानना हुई, कैसे हुई, आपका क्या दोष है? हाँ, अगर आप मुझको पे चोर होने का आरोप लगाते हैं, आप जानते हैं कि मैं चोर नहीं हूं, केवल मेरी बदनामी के लिए आरोप लगाते हैं, तो बिल्कुल सजा दीजिए। मैं तो इतना कहता हूं, आप प्रशांत भूषण ने जो एविडेंस दिया है आप उस पे हियरिंग कीजिए, एग्जामिन कीजिए। अगर प्रशांत भूषण झूठा है और जानबूझ के झूठ को फैला रहा है इस नियत से कि सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन गिराई जाए, जरूर सजा दीजिए प्रशांत भूषण को, लेकिन हुजूर जवाब तो दीजिए। एक और बात चलते चलते बता दूं, इस देश का अवमानना का कानून कहता है कि आपको अटॉर्नी जनरल को सुनना अनिवार्य है। कानून में लिखा है, मेरी इच्छा नहीं थी कि ऐसा हो। कानून कहता है कि अगर कोई पिटीशन आएगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल वो सरकारी वकील नहीं है, सॉलिसिटर जनरल सरकार का वकील है। अटॉर्नी जनरल देश का जुडिशियल ऑफिसर है जिसका काम है सरकार को बताना कि यहां आप गलत हो, सुप्रीम कोर्ट की मदद करना जिसका काम है। अनिवार्य था उनको बुलाना। हियरिंग हुई, सुबह से शाम तक पिछली बार बैठे रहे। प्रशांत जी के वकील ने कहा भाई अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, कानून कहता है इनकी राय अनिवार्य है, इनसे पूछ तो लीजिए। जज साहिबान ने उसकी राय नहीं, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया।
और आज जब अटॉर्नी जनरल जी ने मुंह खोला, और शुक्र है कि मुंह खोला, और मैं दाद देता हूं, उन्होंने कहा नहीं, प्रशांत भूषण को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जज साहब ने कहा नहीं नहीं, हमने सवाल तुमसे नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा कि जज साहब, जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं, ये बात तो 9 सुप्रीम कोर्ट के जज पहले कह चुके हैं। जज साहब ने कहा ये हमने आपको बोलने को नहीं बोला है। इस देश के अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में बोलने से रोका जाता है। और एक और बात आपको अभी नोटिस में नहीं आई होगी, आपको बता दूं, आज शाम को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट के ऑर्डर का एक नियम होता है कि उसके सामने जो जो व्यक्ति अपीयर हो उसकी लिस्ट की जाती है। कोई छोटे से छोटा वकील भी अपीयर होता है, उसका नाम भी लिस्ट में आ जाता है, वो कई दिन तक खुश रहता है कि मेरा नाम आ गया। अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं है उसमें कि आज अटॉर्नी जनरल कोर्ट के सामने अपीयर हुए थे, इस बात का जिक्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। आप सोचिए हो क्या रहा है इस देश के सुप्रीम कोर्ट में। और हम बोले ना, जो बोले वो दोषी, जो कर रहे हैं वो दोषी नहीं। गजब का न्याय है। योगेंद्र जी, 2009 में प्रशांत जी ने और उनके पिताजी ने एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि आधे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो करप्ट हैं। 2009 के केस को अचानक उठा लिया जाता है 2020 में। इस बीच भी तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए, चीफ जस्टिसेस हुए, और वो भी बहुत लर्नेड रहे होंगे, बहुत समझदार रहे होंगे, कानून की बारीकी उन्होंने समझी होगी। उनकी नजर में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा कोर्ट की नजर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। क्या इससे सवाल नहीं खड़ा होता कि कोर्ट जो है आउट ऑफ वेंजियंस रिएक्ट कर रहा है? कुछ तो है। अचानक जब कोर्ट कह रहा है हमारे पास वक्त नहीं है किसी भी बड़े मामले को सुनने का, अभी बस अर्जेंट से अर्जेंट केस ही सुना जाएगा और कुछ नहीं सुना जाएगा, उसमें आपको अचानक 2 ट्वीट नजर आ जाते हैं। और वो ट्वीट में भी एक सज्जन ने जो पिटीशन बनाई है, जो अपने आप को सुब्रमण्यम स्वामी जी का चेला बताते हैं, स्वयं, मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं कहते हैं कि उनकी पिटीशन को कभी आप अपने दर्शकों की निगाह में लाना। अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है इसकी एक नमूना, अगर आप क्लास लेना चाहें ना, अंग्रेजी कैसे न लिखना, उसकी बहुत अच्छी क्लास हो जाएगी। खैर, ये 2009 का किस्सा क्या है। प्रशांत जी ने तहलका में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से पहले जो 16-17 जज आए हैं उनमें से आधे के करीब बेईमान थे, करप्ट थे। इसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा हुआ और कई लोगों ने सोचा, मैंने भी उस वक्त सोचा था, ये तो बहुत हार्श बात कह दी भाई, पर प्रशांत भूषण है। जब मुकदमा हुआ, उन्होंने लंबा एफिडेविट फाइल कर दिया, एक एक जज का किस्सा बताते हुए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2 किस्से आपको बता दूं प्रशांत जी ने क्या कहा है, इससे पहले कि आप कोई दोस्त सोच ले कि यार ये तो बड़ी वैसी उछाल दी, यूं ही टोपी उछाल दी सड़क पे चलते हुए। एक जज साहब थे इस देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने सुबह जजमेंट दिया हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पक्ष में, और शाम को उसी जज साहब की 2 बेटियों को गुड़गांव में प्लॉट हरियाणा सरकार ने अलॉट कर दिया। इस तरह की बातें प्रशांत भूषण ने बताई हैं, बाकायदा जजमेंट बताते हुए, प्लॉट का नंबर, सरकार का ऑर्डर दिखाते हुए। दूसरे एक जज साहब थे, जमीनों का बहुत शौक है, देश की जमीन से बहुत प्रेम है मेरे ख्याल में सबको। दूसरे जज साहब थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि फरीदाबाद की सूरजकुंड लेक के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई मकान नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने अपने ही कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए वहां प्लॉट खरीदा, मकान बनवाया, और उनके रहते हुए वो सारे ऑर्डर वापस ले लिए गए सुप्रीम कोर्ट के। प्रशांत जी ने इस तरह की बातें कही, तो ये कोई हल्के फुल्के आरोप नहीं कि चलते सड़क चलते बता दिया भैया भ्रष्ट है। उन्होंने सैकड़ों पेज के एफिडेविट दिए हैं, अपेंडिक्स दिए हैं, एक एक भ्रष्टाचार का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया है। उसके बाद जो आप कहते हैं वो हुआ। उसके बाद कई जज साहिबान आए और सबको लगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, आप वाला डॉग अभी लाई नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी जजेस साहब ने सोचा कि यार इससे कौन पंगा ले, ये बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी। तो सब ने सोचा कि चुप रहने में ही समझदारी है, इसको दबाए रखा गया। अब केस आ गया और मैं तो शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आ गया है। बस मेरी एक ही अपील है कि प्रशांत भूषण ने 8 जजों का नाम लेके उनके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए वो पब्लिक हो जाए। एक जज साहब उसके बारे में पब्लिक में बहस हो जाए। डॉक्यूमेंट तो पब्लिक है, वो तो मैं आपको दे सकता हूं, उसके बारे में पब्लिक बहस हो जाए। आप साबित कर दीजिए प्रशांत भूषण झूठ बोल रहा है, बदनीयती से झूठ बोल रहा है, जम के सजा दीजिए प्रशांत भूषण को। दीजिए ना, आप सजा क्यों नहीं दे रहे, लेकिन आप डिस्कस तो कर लीजिए हुजूर। डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे? ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, उस पर डिस्कशन भी नहीं होगा, उस पर बातचीत नहीं होगी,
क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस देश की सब बहुत बड़ी समस्या पिछले एक हफ्ते में उभर के हुई है। और आज मैं टीवी देख रहा था और मैंने दिन भर ये नोटिस किया कि शायद प्रशांत भूषण, जिसके मसले पे हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को, संस्थाओं को, लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, उस पर शायद कोई खबर प्रमुखता से छपी नहीं। खैर वो एक अलग मसला है, उस बात करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत जी ने कहीं कोई लक्ष्मण रेखा लांघ दी हो? वो उत्साह में आकर कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपको क्या लगता लक्ष्मण रेखा लांघी प्रशांत ने, क्योंकि लक्ष्मण रेखा इस बात देश की ये है कि सच को देखो, पूरी तरह देखो, उसके बाद आंख बंद करके कतरा के निकल जाओ। यार क्यों पंगा लेते हो, तुम्हें इसी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है ना। हर समझदार आदमी कहता है प्रशांत बात बिल्कुल सही कह रहे हो, पर तुम क्यों शहीद होना चाहते हो? इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह हो। ये देश भगत सिंह की बड़ी इज्जत करता है, पर वो पड़ोसी के घर में बहुत अच्छा रहता है। दिक्कत प्रशांत ने ये सीमा लांघ दी कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह होने की बजाय अपने घर के अंदर कर लिया। ये प्रशांत भूषण का दोष है और जाहिर है ऐसे दोष की सजा तो मिलनी चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा लांघी है प्रशांत ने, इस बात को कहा जो सारे लोग जानते थे, उसको प्रशांत ने अपने मुंह से कहा, क्योंकि प्रशांत सच बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं, बिना डरे हुए बोलते हैं। और ये सब इस देश का अपराध है। आज जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता जज महोदय का, लेकिन बार बार ये कहा गया कि आप अपनी गलती मान लीजिए, और जब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने जो बात कही है उस बात पर मैं अडिग हूं, जब कोर्ट ने उनसे कहा कि नहीं आप दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं, आई वेलकम दैट, लेकिन मेरे विचार बदलने वाले नहीं है, तो कोर्ट अपना वक्त बर्बाद ना करे। आपको क्या लगता है कोर्ट ने उनको समय क्यों दिया, किस लिए दिया? पता नहीं किसे वक्त चाहिए, उन्हें वक्त चाहिए या कोर्ट को वक्त चाहिए। सिर्फ प्रशांत भूषण ने नहीं कहा, मजे की बात यह है कि इस देश के अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा, क्योंकि जज साहब ने वैसे तो उनको चुप करवा के बैठा हुआ था, अचानक जज साहब को पता नहीं क्यों नोटिस हो गया कि अटॉर्नी जनरल साहब भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा प्रशांत भूषण एक दो दिन आप विचार कर लीजिए। क्यों अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी क्या राय है? प्रशांत भूषण को एक दिन दो दिन विचार नहीं करना चाहिए? अटॉर्नी जनरल उठे और बोले, सर मैं इस आदमी को 30 साल से जानता हूं, ये अपना विचार नहीं बदलेगा। तो ये तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, प्रशांत भूषण को भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। और जो व्यक्ति प्रशांत भूषण को 10 दिन भी जानता है, आपका भी शायद सौभाग्य रहा है जानने का और मेरा भी कुछ सौभाग्य रहा है, आप और कुछ भी कर सकते हैं, आप चट्टान को हिला सकते हैं, प्रशांत भूषण को हिला नहीं सकते। मैं समझता हूं कि क्या होता है कि दिन रात ऐसे लोगों से मिलते मिलते जिनकी ईमानदारी का दाम होता है, हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई दाम होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है। और प्रशांत भूषण जिस मिट्टी का बना है वो सबको ध्यान नहीं रहता। प्रशांत भूषण एक दूसरी मिट्टी का बना है, ये बात समझने में शायद दिक्कत रहती है लोगों को। और उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया है सोचने के लिए। मुझे विश्वास है प्रशांत भूषण सोचेंगे, क्योंकि सोचना उनका फर्ज बनता है। लेकिन अगर कोई सोचता, मैंने पहले दिन कहा था, जो सोचता है कि प्रशांत भूषण को धमकाया जा सकता है, वो जानता नहीं है कि आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है। और दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि कुछ लोग ऐसी मिट्टी के हो सकते हैं। योगेन जी, आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि अगर कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर वो देश के प्रधानमंत्री की बहुत जम के तारीफ करता है और उनके बारे में ये अफवाहें फैलती हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो क्या ऐसे जज के ऊपर और उनके फैसलों के ऊपर क्या संदेह नहीं होना चाहिए? मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं। मैं भी आपसे हाइपोथेटिकल बात ही कर रहा हूं। हमारे इस देश के न्यायमूर्ति तो जैसा आप जानते हैं बहुत ऊंचे लोग हैं, वो तो किसी प्रलोभन वगैरह में आते नहीं है। मगर आप एक क्षण के लिए सोचिए, मान लीजिए कभी ऐसा दिन भगवान ना करे आए कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश की रूलिंग पार्टी के हाथ में बिके हुए हो। मान लीजिए ऐसा कभी भविष्य में होता हो कि शाम को उनका रूलिंग पार्टी का दलाल आता हो और उनको बताता हो कि कल सुबह ये केस फलां जज को देना है, फलां केस में ये वाला जजमेंट देना है। मान लीजिए ये सब होता हो, ऐसे में जो संविधान ने रेमेडी बताई है, यानी कि उसके खिलाफ महाभियोग, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रूलिंग पार्टी के साथ उनके साथ मिले हुए। मान लीजिए ऐसा कभी, तो ऐसे में इस देश में लोकतंत्र में क्या उपचार है? मेरे विचार से तो एक ही उपचार है कि कुछ भले लोग मुंह खोल के बोले, अरे शर्म नहीं आती, अरे क्या काम कर रहे हो। लोक लाज लोकतंत्र का अंतिम हथियार है।
और अगर उस लोक लाज को हम बंद करने की कोशिश करते हैं, फिर तो हम लोकतंत्र में अंतिम हथियार उसका समाप्त कर रहे हैं जनता का। ये कैसे हो सकता है? और ये कहना कि अगर आपकी बात सच है तब भी आप नहीं बोल सकते, ये तो इंतहा है। सच है तो नहीं बोल सकते, आप ये कहिए झूठ नहीं बोल। आमतौर पर तो झूठ भी सुन लेनी चाहिए बड़े लोगों को, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये कहना कि अगर सच है तब भी नहीं बोल सकते, ये तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा नहीं, ईमानदारी की बात यह कि सच बहुत कड़वा है और जितना कहा जाए उतना कम है, और शायद ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनको अब कहने का वक्त आ गया है। अगर आज नहीं कहेंगे तो फिर शायद इतिहास भी माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान की जुडिशरी में ये गिरावट आई है, और हिंदुस्तान की जुडिशरी में बैठे हुए लोग अब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको बहुत कुछ मिल सकता है, और कुछ लोगों को मिला भी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ये स्थिति तो 2014 के पहले भी थी। इंदिरा गांधी के जमाने में 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जस्टिस सीलत, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर को सुपरसीड करके और उसके बाद जस्टिस एएन रे को बनाया जाता है। तो आज हम 2014 की स्थिति को ही इतना महत्वपूर्ण मान के इस रिजीम को क्यों कंडेम कर सकते हैं, या जुडिशरी कंडेम कर सकते हैं? हम क्यों ना माने कि दरअसल हमारा यहाँ लोकतंत्र पिछले कई सालों में बहुत कमजोर होता रहा है और सब लोगों की उसमें भागीदारी। ये पता नहीं कौन कह रहा है कि 2014 में ही हुआ। ये जो मामला है, केस है, इसी से स्पष्ट है। केस 2009 का है भाई। प्रशांत भूषण ने ये इंटरव्यू तो 2009 में दिया था ना, जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। और जितने जजों का उन्होंने खुलासा किया है वो ज्यादातर जज तो कांग्रेस के जमाने के थे। प्रशांत भूषण ने कहा था रंगनाथ मिश्रा जब सिख नरसंहार पे लीपापोती करने वाले जज बने, उसके बाद उन्हीं ने राज्यसभा मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली। प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया था, और कांग्रेस के बारे में सवाल था, कोई बीजेपी के बारे में नहीं था। आज सब लोग भूल जाते हैं। दिक्कत यह है कि प्रशांत भूषण के दोस्त भी भूल जाते हैं कि प्रशांत भूषण ने सबसे पहले कांग्रेस की नाक में दम किया था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार उठाया था। 2G का सवाल किसने उठाया, 3G का सवाल किसने उठाया? प्रशांत भूषण सच बोलता है, कांग्रेस हो तब भी बोलता है, दूसरी पार्टियां हो तब भी बोलता है। फर्क यह है शायद दोनों में कि कांग्रेस की निकम्मेपन की वजह से कई बार सांस लेने की गुंजाइश बन जाती है। जैसा कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। कांग्रेस के रिजीम में ये चलता है, बाएं हाथ को पता नहीं दायां हाथ क्या कर रहा है, और दोनों के फासले की वजह से थोड़ा सा सांस लेने की जगह बन जाती है। इस रिजीम के अंदर बायां दायां कुल मिला के एक ही हाथ है, और उस हाथ में सिर्फ एक ही उंगली है, तो इसलिए इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और जिस किस्म के काम ये रिजीम अब पिछले कुछ समय से कर रहा है, उसकी मिसाल तो केवल और केवल इंदिरा गांधी के जमाने की है, इसके अलावा कोई नहीं। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर जिस किस्म का शिकंजा आज है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपके सामने, जिस किस्म का शिकंजा आज न्यायपालिका पे है, जिस किस्म का शिकंजा आज मीडिया पे है, उसकी मिसाल केवल और केवल इमरजेंसी पे मिलती है। इंदिरा गांधी के जमाने में उसके अलावा कभी नहीं थी, और कई मायनों में इंदिरा गांधी के कार्यकाल से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। और इसलिए इस देश में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जो प्रशांत जी ने कहा, बस यह है कि हत्या झटके से नहीं हो रही, वो एक एक करके टुकड़े टुकड़े में हो रही है। और हम रोज समझते हैं नहीं आज तो थोड़ा ही हुआ, मतलब 61% से 62% ही हुआ है, अभी आप हत्या क्यों कह रहे हैं? ये हो रहा है, और इसलिए इस देश को यदि बचाना है तो जो रास्ता प्रशांत भूषण ने चुना है, इस देश को एक नहीं 100 प्रशांत भूषण चाहिए। प्रशांत जी, आप माफ करेगा, योगेंद्र जी, आप तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, और मुझे याद पड़ता है कि जब मिसेस गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे एनके सेशन, तो एनके सेशन ने अपने मेमोयर्स में कहीं पे लिखा है कि उस जमाने के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे मिस्टर जस्टिस एएन रे, वो रैक्स पे फोन किया करते थे और वो सलाह लिया करते थे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये इतिहास का एक वो भी चरित्र हो सकता है कि आज से 10 साल बाद, 5 साल के बाद इस तरीके के किस्से 2014 के बाद के भी सामने आए, वो एक अलग इशू है। मेरा सवाल है कि जिस जुडिशरी पे हम जब भारत के संविधान को पढ़ते हैं, भारत के लोकतंत्र को पढ़ते हैं, तो बार बार कहा जाता है कि हमारा जुडिशरी जो है बहुत इंडिपेंडेंट है। क्या हिंदुस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अपने आप में एक मिथ है? वो तब तक पावरफुल है जब तक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उनको अब कमजोर नहीं करना चाहता है। अलग अलग जमाने के अलग अलग लोगों की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरजेंसी में हुआ वो शर्मनाक था। कम से कम एक जज ने ईमानदारी से बाद में मान लिया, जस्टिस चंद्रचूड़, ये वाले नहीं, इनके पिताजी, उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी थी
उन्होंने कहा था हाँ हम लोग डर गए। तो उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी थी। देखिए 10 साल बाद कौन माफी मांगता है इस देश के अंदर पता लगेगा, लेकिन जैसे उस वक्त इसलिए ये कहना कि हमेशा सब जज एक जैसे रहे, ये बात सही नहीं है। अलग अलग विचार वाले रहे। जस्टिस JS वर्मा का शानदार रिकॉर्ड रहा है, जस्टिस वेंकट चलैया, और ये दो जज हैं जिनकी आइडियोलॉजी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन इनकी ईमानदारी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहाँ पे जस्टिस भरूचा हुए हैं, जस्टिस लोढ़ा हुए हैं, तमाम जज ऐसे हुए हैं जिनकी ईमानदारी पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। तो ये नहीं कह सकते। और जस्टिस ठाकुर ने भी जब आए थे, जस्टिस ठाकुर ने अपने रिजीम में ऐसा कुछ नहीं होने दिया। तो ये कहना कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं, नहीं, मैं नहीं कहूंगा। ये बहुत जरूरी है उन लोगों की चर्चा करना जिन्होंने हिम्मत से रेजिस्ट किया। और ऐसे में जस्टिस खन्ना को कौन भूल सकता है? उनकी तो मूर्ति इस देश के हर शहर में लगनी चाहिए, हर न्यायपालिका में, हर जुडिशियल उसमें लगनी चाहिए। तो अलग अलग तरह के रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब एग्जीक्यूटिव ने डिटर्मिन्ड होके गला घोंटने की कोशिश की है, ऐसे में हिम्मत के साथ और कीमत अदा करके उसका विरोध करने की क्षमता वो बिरले लोगों ने दिखाई है। जैसे जस्टिस खन्ना ने, उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि आज मैं जो जजमेंट देने वाला हूँ इससे मेरी चीफ जस्टिस चली जाएगी, और चली गई। लोग बहुत कम होते हैं, और प्रशांत भूषण भी उन्हीं बिरले लोगों में से है। इतिहास में हमेशा ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता को बचाते हैं। वो थोड़े पागल जरूर होते हैं, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो तो अपना कैरियर सेट करके रखते हैं। वो थोड़ा सा वो होगा जो लक्ष्मण लेखा लांघने वाला व्यक्ति ही कभी सच को बोलेगा, और ये प्रशांत भूषण ने किया। इसलिए आज हमें उसे नई पीढ़ी के एक हीरो के रूप में मैं देखता हूँ। अभी मैं डिनर पे उनको मिलके आ रहा हूँ, और इतने से इतनी ऊर्जा मिलती है कि हाँ इस देश में ऐसे लोग हैं जो सच को सच बोलते हैं। ये आपने भी एक जमाने में देखा था, उनका सच का सच कुछ कड़वा था लेकिन बोला था उन्होंने, और वो तब भी बोलते थे सच, आज भी सच बोलते हैं। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस बातचीत के लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर एक HR खन्ना को याद किया जाता है, और वो बदकिस्मती ये कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाते हैं। बट शायद पद पर रहने से किसी आदमी की पहचान अगर बनती होती तो बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के अंदर रहे जिनको शायद कोई याद नहीं करता, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी नहीं बने उनको आज हिंदुस्तान याद करता है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि TS ठाकुर ने काफी कोशिश की, जब वो जो कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस होते थे, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नियुक्ति के समय हुआ करता था, और एक जमाने में उन्होंने बहुत तड़प के कहा था, लगभग रोते हुए उन्होंने कहा था, क्या जुडिशरी पर ताला लगा दूं क्या, क्यों इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद से शायद किसी चीफ जस्टिस के कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक कसौटी ये भी है, कब तक कसी जाएगी देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।